फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो एक कंपाउंड लेंस है जो दो अलग अलग लेंस, कंपाउंड लेंसेज बेसिकली दो या दो से ज्यादा लेंसेज से मिलके जो बनता है ना उसे कंपाउंड लेंसेज कहते हैं। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कंपाउंड लेंसेज से ही बनते हैं। तो होता क्या है, दो लेंसेज को यूज किया गया है, एक प्लस के पावर वाला है और एक माइनस के पावर वाला है। ऑब्वियस है प्लस पावर वाला होगा तो वो कॉन्वेक्स है और नेगेटिव पावर वाला कॉन्केव। तो दोनों पावर है तो दोनों की पावर एक की P1 और एक की पावर P2। हमने टोटल पावर निकाली है PT, तो दो सारी पावर्स को ऐड करते हैं। कुछ बच्चों को लगता है ऐड करना मतलब सब जुड़ जाएगा। प्रॉब्लम ये है जिसका साइन नेगेटिव है वो बेटा नेगेटिव ही रहेगा। जैसे 12.5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव था, प्लस P2 हमारा नेगेटिव है तो माइनस का 2.5 ही रहा, प्लस माइनस माइनस 12.5 में से 2.5 गया तो 10 यानी कि 10 आ गया। 10 डायप्टर की टोटल पावर हो गई। अब हम निकालेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 1/p। अब मैं सही से बताऊं तो p होता है 1/f। मैं p को नीचे लाया और f को ऊपर लेके गया, यानी कि एक दूसरे की वैल्यू को एक्सचेंज किया। तो वैल्यू को करने के बाद हमने यहाँ देखा कि 1/p, p कितना हमारे पास 10, फोकल लेंथ आ गई हमारे पास 10 को 1 से डिवाइड किया तो 0.1। ये मीटर में है। कुछ लोग कहते हैं भैया सेंटीमीटर में पूछिए, तो सेंटीमीटर में कैसे निकालेंगे? सेंटीमीटर निकालने के लिए आप लोग 0.1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया कितना 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई सेंटीमीटर में हमारी, ये प्लस की पावर है, मतलब पूरा जो कंपाउंड लेंस है वो एक कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आई है फोकल लेंथ। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया, खत्म। नेक्स्ट दूसरा, इसने कहा है तन्नू वाज ट्राइंग टू फॉर्म इमेज यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। एक्चुअली में केस स्टडी का बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, मैंने उसको शॉर्ट कर दिया और फिर मेन बातें लिख दी कि तन्नू एक इमेज बनाने की कोशिश कर रही है कॉन्केव मिरर से और वो अलग अलग पोजीशन पे इमेज बनाती है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे इमेज बनाती है। तो इन सारी इमेजेस को जो बनाया है उनमें से कौन कौन सी इमेज कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट को तो यहाँ रखा हुआ है, आगे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है सबको, इनफाइनाइट पे नहीं, यानी कि आसपास ही कहीं रखा हुआ है, कहीं पे भी रखा हुआ है मिरर के आगे, यानी कि ना हमें फोकस के बारे में बताया ना ही हमें सेंटर के बारे में बताया, मतलब सब अंदाजा है। बस अच्छी बात यह है कि जिन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो उनको पता होगा कि ये कहाँ कहाँ हो सकता है। तो फर्स्ट केस, शी गॉट रियल इन्वर्टेड इमेज। रियल मतलब मिरर में आगे आना रियल कहलाता है। ये अगर मिरर है तो मिरर के आगे वाले हिस्से को हम लोग सब रियल बोलते हैं और इसके पीछे वाले को हम लोग वर्चुअल। तो पहली बात, इन सब में रियल वाला पूछा है तो यानी कि इनमें आगे से आंसर मिलेगा। आगे तो 3 आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। दूसरा केस, जब भी कॉन्केव मिरर में रियल होता है तो रियल के साथ हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो आप करोड़पति जब खेल रहे हैं और उस करोड़पति में आपको पता लग गया उल्टी इमेज, तो ये रही उल्टी इमेज, ये रही उल्टी इमेज। ये कैसी इमेज है? सीधी। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। तो ये ऑप्शन लिस्ट से हट गया। बच्चे कितने ऑप्शन? 2। अब ए और बी में कोई एक आंसर है। अब ये आंसर अभी कहते हैं रियल इन्वर्टेड इमेज विद कैसा साइज? सेम साइज। भाई मैंने एक लिखा नहीं था, चौथा। तो कौन सा साइज? सेम। तो सेम साइज कौन सा आएगा हमारा? ए। क्यों? अब ए क्यों, बी क्यों नहीं? रीजन, जहां ऑब्जेक्ट होगा उसी के नीचे अगर इमेज बनती है तो मैंने पढ़ाया था वो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन है सी पे, एट सी पे साइज भी सेम बनता है और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो वो नीचे है। तो यहाँ पे आंसर है इमेज ए। अब तुम लोगों के लिए एक और बात, अब तुम लोगों को ड्रॉ करके कैसे देखना पड़ेगा कि कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ पे, पैरेलल लाइट से कहाँ से जाएगी बच्चों? फोकस से, हमें पता है यहाँ टकराने वाली है और फोकस से जाने वाली लाइट में पैरेलल निकल जाएगी। दोनों लाइट ने यहाँ टकराया, यहाँ बन गया इमेज, ये बन गया ए डैश, ये बन गया बी डैश, ये है ए और ये है बी। ये कॉन्केव मिरर है तो हमने शेड कर दिया, काम ये बन गया। इस डायग्राम को बना लेना। दूसरा आता है शी गॉट वर्चुअल इरेक्ट।
वर्चुअल एरिया मतलब वर्चुअल मतलब शीशे के पीछे। कौन सा आंसर है? इमेज डी। आंसर पता लग गया तुम सबको, इमेज डी है इसका आंसर। अब इमेज डी बनती कब है? अब हम लोग बनाते हैं। इमेज डी तब बनती है जब कोई मिरर पी के एंड एफ के बीच में हो। करेक्ट, ये एफ है और ये क्या है सी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हो जाए बहुत ही करीब, तो वो पैरेलल लाइट रह जाएगी, तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो फोकस से, मगर हम फोकस वाला नहीं यूज करते क्योंकि फोकस जस्ट पीछे है तो वो काटेगा कैसे, तो हम सेंटर वाला रूल यूज करते हैं। सेंटर से होके जाने वाली लाइट है, स्केल को बिल्कुल सीधा रखना, सेंटर को होके जाने वाली लाइट है सेंटर से ही वापस आ जाएगी। और दूसरी क्या पोल से, वो पोल है या यहाँ पोल से जाने वाली लाइट है, पोल से ही वापस आएगी। ये दोनों लाइट है आगे तो कभी नहीं काटेंगी, नहीं ऐसी जा रही है, तो ये शीशे के कहाँ काटेंगे अब? ये काटा, ये बनी है। ये हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें बिल्कुल 3 या 4 बार बना बना के देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही क्वेश्चंस आगे पीछे घुमा फिरा के ही आते हैं। आपको भी पता है आज मैं कितनी बार मैं बना रहा हूँ, तो आज मैं सारी लाइन से नहीं बना रहा हूँ, आज मैं सिर्फ जो क्वेश्चन पूछेगा उसी का बना रहा हूँ डायग्राम, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऑप्शन है डी, और ये हम बना के रखेंगे अपने लिए, ताकि हमें ये बताओ, वरना मैं इसमें से बता दूंगा तो आप सबको समझ नहीं आएगा कि आपने इसको क्यों चुना उसको क्यों चुना। मैं ये बता रहा हूँ वर्चुअल इमेज ये वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शी गॉट स्मॉल इमेज। स्मॉल तभी होगी जब वो सी से पहले बन रही होगी, सी से पहले। इमेज कौन कौन सी है? ए बी सी डी। सी ये वाला पोजीशन सी है, तो सी से पहले वाली बनने वाली इमेजेस, एक तो सी वाली इमेज है, एक बी वाली है, डी वाली तो वर्चुअल है, तो उसे हटा दो ना, वो छोटी होने वाली है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब तुम बताओ इन दोनों में से सी तो कभी आंसर ही नहीं होगा, तो आंसर है कौन सा? बी। अब ये बनेगा कब? ये बनेगा तब जब ऑब्जेक्ट कहीं पे थोड़ा सा दूर, तो वही दिख रहा है, ये सी है, ये एफ है। ऑब्जेक्ट आया, फोकस से गया, सेंटर में आया, सेंटर से चले गया। याद आ रहा है सबको? इमेज बन गई, ये रहा हमारा ए डैश, ये रहा हमारा बी डैश, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी। जिन लोगों को अभी तक ये डायग्राम नहीं आते बनाने, उनको मैं क्लियर बताऊं, यही डायग्राम है बच्चों, रट लो। ये वाला सेम साइज वाला है, ये वाला वर्चुअल वाला है, और ये वाला स्मॉल साइज वाला है। तो आंसर है इसका इमेज बी। और इनमें से कौन सा डायग्राम बन ही नहीं सकता? इमेज सी कभी बन ही नहीं सकती। डन? आपको सबको डायग्राम बनाना है, सारा अच्छे से करना है, तब आपको पता लगेगा, वरना केस स्टडी आप लोगों को भी पता है क्या होने वाला है आप सबको। नेक्स्ट आता है ड्रॉ अ वीआई ग्राफ। एक बात, ये क्वेश्चन 2 लेयर में है। पहली बात, हमें कॉपर और निक्रोम के बारे में कुछ पता होना चाहिए। कॉपर और निक्रोम क्यों? बहुत सारी वायर्स हो सकती हैं, ये कॉपर और निक्रोम के बारे में क्यों है? कॉपर निक्रोम वो वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, हीटर में यूज होती है, ये गर्मी देती है, मतलब गर्मी देने का मतलब ये करंट को होल्ड करती है, और करंट अगर बहुत देर रुकेगा तो वहाँ गर्मी पैदा होने लगेगी, वो तार जलने लगेगी, बिल्कुल गर्म हो जाएगी। हीटर की तार देखिए, हीटर में लिपटी हुई तार लाल हो रखी होती है, पूरी ऑरेंज रेडिश ऑरेंज हो रखी होती है, तो बहुत हीट निकल रही होती है। इसका मतलब वो वायर एक अलग तरह की वायर है। नॉर्मल वायर में से ऐसे ऑरेंज कलर के रेडिएशन नहीं निकलता, मगर उसमें से लाइट निकलती है ऑरेंज कलर की, यानी कि वो इतना गर्म हो चुकी होती है। तुम्हें ऐसा लगे कि वो गर्म नहीं है तो छू के देख लेना, पहले तो करंट लगेगा, दूसरा मजा आ जाएगा, जिसको मजा चाहिए जिंदगी में, ठीक है, डर के आगे चलते हैं। अरे मत छूना, मजाक कर रहा हूं, और ऊपर से रिकॉर्डिंग भी जा रहा है, आधे लोग कहेंगे छूने के लिए यही बोल रहा था, मेरी वीडियो क्लिप करके बोलेंगे छू लेना। नेक्स्ट आता है, तो और कॉपर की वायर एक अच्छी वायर मान जाती है जिसमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है, मतलब ये कम रेजिस्टेंस वाली या हाई रेजिस्टेंस वाली। मैंने तुम्हें क्या कहा था, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। ध्यान से, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं R हाई रेजिस्टेंस के बारे में बात जानना चाहता हूँ तो I मल्टीप्लाई में इधर गया तो V अपॉन में I इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। हमें ये पता लग गया है कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, और जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के। V बढ़ा तो R भी बढ़ जाएगा, मगर अगर I बढ़ा तो R क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनाने के लिए मैंने ये खींचा, यहाँ पे हमेशा V होता है और यहाँ पे हमेशा I होता है। अब क्लियर कट है, जितना ज्यादा आप
आर ज्यादा चाहिए ना, निक्रोम के लिए आर ज्यादा चाहिए, हाई रेजिस्टेंस, निक्रोम हाई रेजिस्टिव वायर होती है और कॉपर की लो रेजिस्टेंस, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है कम। कम। तो आपको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो आप साइकोलॉजी समझो, रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो क्या ज्यादा वी चाहिए ज्यादा होगा, होना चाहिए। वी ज्यादा, हाँ। और वी ज्यादा तब मिलेगा जब वी के ज्यादा करीब रहोगे, वी के ज्यादा करीब रहोगे और ऊपर रहोगे, करीब और ऊपर, तो आपका ऑटोमेटिकली आर भी क्या हो जाएगा ज्यादा। तो आपकी अगर मैं एक ग्राफ ये बना दूं, एक ग्राफ ये बना दूं, तो इसमें निक्रोम वाला ये वाला हो जाएगा, क्योंकि वो वी के क्या है ज्यादा क्लोज है, और ये वाला दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपर का जो आई के ज्यादा क्लोज होगा, क्योंकि उस केस में आई बढ़ेगा, आई अगर बढ़ गया, आई के करीब रहने वाला मतलब आई बढ़ गया, और अगर आई बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम। तो कॉपर वाले का लो रेजिस्टेंस है इसलिए वो आई के पास रहेगा, और इसका निक्रोम वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए वो किसके पास रहेगा। पेपर में ये बहुत मुश्किल है, खुद सोचना। पेपर में ये पूछा जाता है कि एक क्या बोलते हैं, एक ए वायर है एक बी वायर है, ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है, बताओ इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और ग्राफ में ऐसे बनाया जाता है, ये ए लिख देता है ये बी लिख देता है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए का। तो हमें लिखना पड़ेगा कि आर ए ज्यादा है आर बी कम है। अब तुमने पहचाना कैसे, जो ज्यादा वी के करीब होगा, भाई पेपर में उल्टा कर हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लेना, जो ज्यादा वी के करीब होगा वो। ये बहुत कम होगा कि उल्टा नहीं किया जाता, ऑब्वियस है, ज्यादातर स्टैटिक पोर्शन आई को रखा जाता है। मगर आजकल कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाले क्वेश्चन है, इसको पलट दे तो समझ गए क्या कर देगा वो, वी को नीचे आई को ऊपर, तुम लोग रट के आ जाओगे, जो सीधा ज़्यादा खड़ा होगा ना वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसको उल्टा हो जाएगा, उस दिन वो नीचे वाला होगा। समझ गए, डन। आंसर लिखो, अच्छे से लिखो, ड्रॉ करो ताकि अगले